वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका वापस से अनलर्निंग पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग लगातार जेई मेंस और नीट के लगातार क्वेश्चन पेपर और उनके आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं ताकि कोई भी बच्चा इस एग्ज़ाम से कोई डरे नहीं और डिस्ट्रैक्ट नहीं हो इस बात से। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स पर अपनी राय दें। जैसा कि आप जानते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारा डिस्कस हो चुका है। आज हम पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम 2017 और 2018 के क्वेश्चंस लेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के। नोटिस करिएगा कि किस किस टाइप के सवाल पूछे गए इन 2 सालों में। पहला क्वेश्चन है रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम बताना है आपको और सारे कांस्टेंट की वैल्यू आपको बता रखी है। जिस बच्चे को फॉर्मूला अच्छे से याद है वो जल्दी से निकाल सकता है। किसी भी nth ऑर्बिट या किसी भी स्पीसीज का रेडियस कैसे निकालते हैं 0.529 n स्क्वायर बाय z। अब उसने हाइड्रोजन एटम के लिए पूछा है, इसका मतलब 0.529। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, ऑर्बिट नंबर क्या है और z की वैल्यू के बारे में सोचें। सेकेंड बोर ऑर्बिट है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का होल स्क्वायर अपॉन z की वैल्यू कितनी है। देखिए 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 एटम किसका है, हाइड्रोजन का, इसका मतलब z की वैल्यू 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 0.529 इंटू 4। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया अपन को एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ये आराम से दिख रहा है 2 के आसपास है, तो आंसर क्या कर देंगे 3। हमको टाइम वेस्ट कम से कम करना है कैलकुलेशन में, तो उसके लिए आपको जो अप्रोक्सीमेशन लगाना है आप लगा सकते हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन इन लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ए, देन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन पास्चन सीरीज ऑफ He+ इज। तो लाइमन सीरीज है, इसका मतलब n इज इक्वल टू 1 पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है किसी ऊपर वाली एनर्जी स्टेट से। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जैसा कि आप जानते हैं डेल्टा ई मतलब एनर्जी गैप दो एनर्जी लेवल के बीच में जितना कम होगा लैम्डा उतनी ज्यादा होगी। अब उसने शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछी है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां से आया है, n इज इक्वल टू इनफाइनाइट से, तभी तो आपकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आएगी। इसका मतलब जो ट्रांजिशन हुआ है वो n इनफाइनाइट से n इज इक्वल टू 1 हुआ है, तो 1 बाय लैम्डा r इंटू 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय इनफाइनाइट का होल स्क्वायर, ये चीज तो क्या हो जाएगी 0। इसका मतलब 1 बाय लैम्डा कितना आ गया r। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाय a की वैल्यू किसके बराबर है r के। ठीक है, इसको संभाल के रखिए अपनी तिजोरी में, ये काम आएगा आगे। अब देख लेते हैं पास्चन सीरीज ऑफ He+ बोली है और उसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। पास्चन सीरीज मतलब n इज इक्वल टू 3 पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोली, इसका मतलब एनर्जी गैप क्या होना चाहिए कम से कम, तो जरूर n इज इक्वल टू कहाँ से आ रहा होगा 4 से। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4 से 3 पे ट्रांजिशन कर रहा है, तो उस हिसाब से इसकी लैम्डा बतानी है, तो 1 बाय लैम्डा डैश ले लेते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन इसके साथ नहीं हो। r इंटू जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे इस केस में, क्योंकि उसमें तो एटम था आपका हाइड्रोजन एटम, तो 1 ले सकते थे अपन, डायरेक्टली लिख दिया अपन ने। He+ है, इसका मतलब 2 का होल स्क्वायर भी करना पड़ेगा अपॉन ये कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि सर ये 1 बाय 4 स्क्वायर पहले लिखे हैं कि 1 बाय 3 स्क्वायर पहले लिखे हैं, तो इतना ध्यान रखिए वेवलेंथ कभी नेगेटिव में होती नहीं है, तो हमेशा 1 बाय छोटी वैल्यू जो भी है, मतलब इस ट्रांजिशन में छोटी वैल्यू क्या होगी 3, तो 1 बाय 3 स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 1 बाय लैम्डा डैश 4r 1 बाय 9 माइनस 1 बाय
16। तो ये देख लीजिए कितना आ रहा है, 1 by lambda dash 4 1 by a, ये कितना हो जाएगा 7/16 इंटू 9, तो ये लगभग आ जाएगा 4। तो लैम्डा डैश की वैल्यू आ गई 36/7a। राइट आंसर इज 4। इसका मतलब ये पहले भी पूछ चुके हैं, देखो आप बोर मॉडल का यही वाला सीरीज वाला क्वेश्चन, ये वापस आया है, पता नहीं कितनी बार रिपीट होगा। अब आप सोच लो कि सीरीज वाले क्वेश्चन कितने आते हैं, बाल्मर सीरीज, लाइमन सीरीज, पास्चन सीरीज, पी फंड, हमफ्रे, याद होनी चाहिए आपको कि इसमें इलेक्ट्रॉन आखिरी में कहाँ आता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम का ट्रांजिशन कर रहा है किसी हायर ऑर्बिटल से किसी लोअर ऑर्बिटल पे जिसका रेडियस 21.6 है। वैसे तो ऑर्बिट लिखना चाहिए था, पर क्या करें, जेई का सवाल है तो ऑर्बिटल लिखा हुआ है तो ठीक है, ऑर्बिट ही मानना पड़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं होता है। अब वो किसी ऐसे ऑर्बिट पे आया है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, पर इतना जरूर पता है कि इस वाले का रेडियस है 211.6 पिकोमीटर। पिकोमीटर मतलब एंगस्ट्रॉम में कितना हो जाएगा 2.116 एंगस्ट्रॉम। अब हाइड्रोजन एटम, जैसा कि अभी पहला वाला क्वेश्चन ही अपन ने जस्ट देखा था कि उसमें n की वैल्यू अपनी कितनी थी, 2 थी। आप देख भी सकते हो अगर आपको भरोसा नहीं हो तो 0.529 n स्क्वायर बाय 1। देख रहे हो तुम, वही क्वेश्चन का रिलेशन आ गया वापस से, 2017 का ही क्वेश्चन है। देखो एक ही टाइप का क्वेश्चन 2 बार हो गया, बोनस हो गया एक तरीके से तुम्हारे लिए। तो 2.116, तो n की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 4, n स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसका मतलब कोई भी ट्रांजिशन हो रहा है n से किसी n इजिकल टू 2 पे, इलेक्ट्रॉन आखिरी में किस में आ रहा है 2 में, तो कौन सी सीरीज होगी, बाल्मर सीरीज। आंसर इज क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट कैन बी स्टॉप्ड by applying 0.5 volt when the radiation of 215 nanometer is used. The work function of the metal is, आपको बताना है। ये असल में स्टॉप करने के लिए जो भी वोल्टेज चाहिए होता है उसको अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी आप हमेशा ध्यान रखिए EVS होती है, जिसमें VS होता है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो कि आपको दे रखा है 0.5, तो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरली इलेक्ट्रॉन के लिए होता है, इसलिए EVS लिख दिया मैंने, ठीक है। तो 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फॉर्मूला लगा लो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस 5। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल अपन ने पिछली वीडियो में भी देखा था, देख रहे हो, एक ही कंसेप्ट का दूसरा अलग टाइप से सवाल पूछ लिया, पर ये वाला नया कंसेप्ट था। उस वाले में स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला कोई लॉजिक नहीं बताया था पिछले वाले वीडियो में, अगर आपने देखा हो तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी। अच्छा, अगर नैनोमीटर में दे रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आपको एनर्जी चाहिए फोटोन की, तो क्या करते हो 1240 तब होता है, 00 तब होता है जब एंगस्ट्रॉम में। यहाँ पे नैनोमीटर में है तो 250 से डिवाइड कर दो, -5 जो कि तुम्हें पता नहीं है, और ये है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितना आ जाएगा 5 की वैल्यू, ये अप्रोक्सीमेट आप 5 लिख सकते हो। आटे में थोड़ा सा नमक दाल चलता है, खाना ही खा सकते हैं, तो ये क्या है। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बहुत सिंपल सा सवाल था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अगला सवाल देखते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की
फर्स्ट बोर ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के क्या होगी। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में भी घूम रहा है वो अपनी पूरी वेवलेंथ बनाएगा। तो जैसे देख सकते हैं, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, एक वेव, दूसरी, तीसरी, चौथी, जितनी वेव्स बना रहा है वो उस ऑर्बिट नंबर को बताएगा। अब इसमें वेव्स कितनी अपनी 4 है, इसका मतलब इसमें n इज इक्वल टू क्या है 4। ये तो मैंने सिर्फ एक डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का एक एग्जांपल लेके समझाया है, ठीक है। ये h नहीं है बेटा, ये लैम्डा है, ठीक है। 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी पूरी वेव बनेगी। अब इसमें फर्स्ट बोर ऑर्बिट में घूम रहा है, इसका मतलब 2 पाई r1, बेटा 1 पहले लिख दो और स्पीसीज को यहीं पे देख लो। 1 पहले लिख दो ताकि आपको ध्यान रहे कि आपको n की वैल्यू क्या लेनी है 1। तो 1 इंटू लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पाई। अब r1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.529, n स्क्वायर बाय जेड मतलब 1 स्क्वायर बाय 1, तो ये कितना आ जाएगा 2 पाई इंटू 0.529। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको आंसर ऐसे निकालना था। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, आपको इसमें ये बताना है। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, मतलब स्प्लिटिंग हो जाना, एनर्जी का अलग अलग हो जाना, इसको अपन स्प्लिटिंग बोलते हैं। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में होता है तो इसको इफेक्ट क्या बोलता है स्टार्क इफेक्ट। स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग हो जाना मतलब स्पेक्ट्रल लाइन के भी अंदर छोटी छोटी और स्पेक्ट्रल लाइन है जिसको अपन डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसको डिस्टिंग्विश तब कर पाते हैं जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस हो। इस इफेक्ट को, जिसमें स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, उसको अपन स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। इसको याद कैसे करेंगे, सब लोग जानते हो आयरन मैन को, आयरन मैन का नाम है टोनी स्टार्क, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, ठीक है भाई। इसलिए ऐसे अपन ऐसे याद कर लेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। अब अगर यही स्प्लिटिंग होती मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में तो जीमैन इफेक्ट। ये दोनों इफेक्ट की डेफिनेशन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। इसका मतलब जेई मेन थोड़ा बहुत एनसीईआरटी पे भी फोकस करता है, तो आपको चाहे 11th हो या 12th एनसीईआरटी बिल्कुल रटवा याद होनी चाहिए सब बच्चों को। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन फ्रॉम ब्लैक बॉडी गोज फ्रॉम लोअर वेवलेंथ टू हायर वेवलेंथ एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। ये ऑफ में 2 है, टू हायर वेवलेंथ एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। ऐसा होता है क्या बेटा, ग्राफ देखो आप, ऐसा होता है, ठीक है। ये ग्राफ अगर आपको याद नहीं भी हो पाता है कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास लोहा है, कहने का मतलब क्या है सर, आपका किसी भी लोहे को आप गर्म करते हो तो वो धीरे धीरे करके थोड़ा सा रेडिश होता है, फिर ऑरेंज होता है, फिर ऐसे कर करके ब्लू होने लग जाता है। इसका मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वेवलेंथ क्या हो रही है उसकी, घट रही है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ खिसक जाता है इस तरीके से। तो आपकी वेवलेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है, जिसमें ये होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट और ये होती है लैम्डा, ठीक है। तो आप देख सकते हो लैम्डा कम हो रही है टेम्परेचर के साथ साथ, ठीक है। इसमें T1 ले लेते हैं टेम्परेचर और इसको T2, जिसमें T2 क्या है T1 से ज्यादा, तो लैम्डा कोई सी भी हो सब कम होती है, ठीक है। पर उसने बोला है लोअर वेवलेंथ टू हायर वेवलेंथ, इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है फॉल्स, और अपन को फॉल्स स्टेटमेंट ही देखना था। बच्चों हमेशा ये लिखना, ये जो लिखा होता है ट्रू स्टेटमेंट या फॉल्स स्टेटमेंट, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ा करा करो ताकि अपन की कोई गलती नहीं हो। अपन YouTube में चैनल बना रहे इसलिए तो बना रहे ताकि आप लोग गलती नहीं करो। तो
ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, इसका मतलब ये आंसर सही है। फोटोन हैज मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ, बिल्कुल सही। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस यही तो था कि उसकी पार्टिकल नेचर प्लस वेव नेचर दोनों होगी। रिडबर्ग कांस्टेंट हैज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही, ये सही है। अगर एक्सप्रेशन डेल्टा ई इज इक्वल टू आर इंटू जेड स्क्वायर अपॉन वन बाय एन वन का होल स्क्वायर माइनस वन बाय एन टू का होल स्क्वायर अगर ये होता है तो रिडबर्ग कांस्टेंट की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, एनर्जी। अगर यही डेल्टा ई की जगह क्या आता, वन बाय लेमडा, तो पर मीटर भी बोल सकते हो। पर एक चीज ध्यान रखेंगे, मैं सब बच्चों के लिए बोल रहा हूं, इस आर की वैल्यू इसको अपन ऐसे भी बोलते हैं आर एच इंटू सी एच। एक चीज और याद रखेंगे, इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है क्योंकि आप लोग हमारे चैनल में लगातार देखे जा रहे हैं इसको। तो आर सी एच इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना बेटा। और ये जो पूरा आर सी एच है ये असल में ये पूरा आर है, ठीक है। इस आर को अपन आर एच सी एच भी बोल सकते हैं। ये सारे कांस्टेंट मिला के अपन एक दूसरा आर बना रहे हैं। तो रिडबर्ग कांस्टेंट की यूनिट बेटा मीटर इनवर्स भी हो सकती है। अगर वन बाय लेमडा वाला एक्सप्रेशन हो रहा है तो उसकी यूनिट मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स होगी, और अगर डेल्टा ई वाला एक्सप्रेशन हो रहा है तो जूल होगी। तो अगर ये डिपेंड करता है कि क्या है एक्सप्रेशन, डेल्टा ई वाला है कि वन बाय लेमडा, तो रिडबर्ग कांस्टेंट है हैज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, अपन बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। इस वाले एक्सप्रेशन में अपन बोल सकते हैं एनर्जी की यूनिट है, लेकिन जनरलाइज्ड वे से अपन यही बोलेंगे मीटर इनवर्स। कुछ भी नहीं बता रखा है तो यूनिट, अगर आपसे मान लो कोई भी क्वेश्चन पूछता है रिडबर्ग कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी तो मीटर इनवर्स ही बतानी है। पर अब इसमें कन्वीनियंट ऑप्शन बताना था अपन को और सिंगल चॉइस क्वेश्चन था ये, इसलिए अपन को मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर 2 टिक करना है, ठीक है बेटा। चलो आज के लिए बस इतना ही। शब्बा खैर, शुभ रात्रि। बराबर आपको अनलर्निंग पाठशाला को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, जुड़े रहना है, संपर्क में रहना है और हमेशा जिंगल बेल दबाना नहीं भूलना है। चलिए, थैंक यू।